नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज बजट का हम दस्तक में विश्लेषण करें, लेकिन उससे पहले इस समय की एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। वो ये कि बीजेपी ने अपनी एक और लिस्ट यूपी में उम्मीदवारों की जारी की है। इसमें अहम यह है कि बीजेपी ने स्वाति सिंह का टिकट काट दिया है और सरोजनी नगर से अब राजेश्वर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। यूपी सरकार में मंत्री होने के बावजूद और स्वाति सिंह को टिकट यहां से नहीं दिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक इस समय जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बहुत तरह की बातें कई दिनों से चल भी रही थी। सिर्फ ये नहीं कि टिकट कट सकता है, बल्कि टिकट कटने के बाद स्वाति सिंह क्या कर सकती हैं। ये सारे आकलन और ये सारी अटकलें अभी भी कायम है। टिकट आखिरकार नहीं ही मिला है उन्हें। बिल्कुल श्वेता, ये बड़ी खबर है लखनऊ से, क्योंकि जो चर्चा ये थी कि स्वाति सिंह का टिकट कट सकता है, तो वो टिकट कट गया। एक और इसमें चर्चा थी कि अपर्णा यादव को वो सीट जा सकती है, वो भी नहीं हुआ। और राजेश्वर सिंह जो पूर्व ईडी के डायरेक्टर थे, उन्हें सरोजनी नगर से टिकट दिया गया है। यानी कि ये एक बड़ी खबर है इस वक्त निकल करके आ रही है। और लखनऊ की सीटों का ऐलान हो गया है। आपको बता दें, ब्रजेश पाठक की सीट बदली गई है। ब्रजेश पाठक को लखनऊ कैंट दिया गया है, जहां से रीता जोशी चुनाव लड़ती थी, जीतती थी। इस बार कहा यह जा रहा है कि रजनीश गुप्ता को लखनऊ मध्य से चुनाव दिया गया है। आशुतोष टंडन जहां से थे वहीं से उन्हें लड़ाया जा रहा है, जबकि लखनऊ उत्तर से नीरज बोरा को। लेकिन बड़ी बात यही है कि पति पत्नी आपस में लड़ते रहे। स्वाति सिंह की दावेदारी थी, वो मंत्री थी, वहां से पिछली बार वो चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया, क्योंकि उनके पति दयाशंकर सिंह लगातार दावेदारी कर रहे थे। परिवार के दोनों तरफ से दावेदारी थी और पति पत्नी की इस लड़ाई में दोनों का टिकट कटा। अपर्णा यादव के बारे में बहुत तेज चर्चा थी कि उन्हें लड़ाया जा सकता है, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने अपने टिकट आज दिन में ही क्लियर कर दिए थे, लेकिन लखनऊ को लेकर मारामारी चल रही थी। और आपको बताएं कि राजनाथ सिंह जी का ये क्षेत्र है, तो उनकी सहमति बहुत जरूरी थी। ऐसी स्थिति में यहाँ का जो पूरा का पूरा टिकट का बंटवारा था, वो एक तरीके से लटका हुआ था। और अभी शाम को ये सामने आया। लेकिन आज तक के दर्शकों को हम बता दें कि हम लोगों ने दिन में ही इस खबर को ब्रेक कर दिया था कि जो ईडी प्रमुख है वो रहे हैं, वो राजेश्वर सिंह कैंट से चुनाव लड़ेंगे। और वही हुआ, उनको वहां से टिकट दिया गया है। पति पत्नी किसी को टिकट नहीं मिला। स्वाति सिंह का टिकट कट गया है मंत्री रहते हुए। अब देखना यह होगा कि आने वाली जो और लिस्ट है, उसमें कहीं क्या कोई इन्हें एडजस्ट किया जाता है या नहीं, क्योंकि अभी पूर्वांचल की सीटें घोषणा होनी बाकी है बहुत सारी। तो क्या दयाशंकर सिंह को कहीं और से टिकट मिलता है, या फिर स्वाति सिंह को मिलता है, किसी को मिलता है परिवार से भी या नहीं, या फिर अपर्णा यादव को कहां से पार्टी एडजस्ट करती है, या फिर सिर्फ उन्हें प्रचारक के तौर पर ही रखा जाएगा। बहुत धन्यवाद कुमार अभिषेक पूरी जानकारी के लिए। तो परिवार में जो कलह मची थी कि टिकट पति को मिलेगा या पत्नी को, तो आखिरकार दोनों को नहीं मिला और छीका किसी और के भाग के लिए फूटा। बहरहाल हम अब बजट की ओर लौटते हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों से, क्योंकि आज वित्त मंत्री ने 90 मिनट का बजट भाषण दिया। फिर प्रधानमंत्री आए, 7 मिनट में उन्होंने वित्त मंत्री और उनकी टीम को बधाई देते हुए बजट को विकास के नए विश्वास का स्वरूप बताया। इस तरह आज देश के बजट को लेकर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के 97 मिनट के भाषण के बाद की कहानी का टाइटल है ये दिल मांगे मोर। सरकार कहती है कि बजट से मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की संभावनाएं। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, घटी हुई कमाई से घिरा आम आदमी भी इसी बजट को देखकर सरकार से कहता है ये दिल मांगे मोर। लेकिन जनता को बताया गया है कि टैक्स में छूट छोड़ो, टैक्स बढ़ाया नहीं, यही अमृत है। बजट कैसा होता है? सरकार की निगाह में विकास का, मजबूती का, रोजगार का, निवेश का और समाधान का। विपक्ष की नजर में विनाश का, कमजोरी का, बेरोजगारी का, लाचारी का और समस्या का। ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। समानता, सम्मान और समान अवसर की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला बजट है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला,
ऐतिहासिक और आने वाले 2-3 वर्षों के लिए भारत की आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करने का बहुत ही सार्थक रोड मैप है। इस बजट का सार है कुछ नहीं, नथिंग। ना आम आदमी का बजट है, ना किसानों का बजट है। आम नागरिक को, गरीब लोगों को और जो इनकम टैक्स देते हैं, टैक्स भरते हैं, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। जुमलेबाजी हमेशा करते हैं, जुमलेबाजी में ये भी आंकड़ों का मकल जाल है। In thermal power plants resulting in carbon dioxide savings of the revised estimate of capital expenditure. सरकार और विपक्ष के नजरिए के बीच जब देश का बजट पेश हो रहा था, कारोबारी और उद्योगपति टीवी पर नजरें गड़ाए बैठे दिखे। किसान रेडियो पर बजट में अपने लिए अच्छी खबर इंतजार करते दिखे। देश का आम करदाता, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का आम आदमी भी न्यूज चैनल देखकर अपने बजट की न्यूज का इंतजार करता दिखा। बजट खत्म हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा, ये बजट तो मोर यानी ज्यादा फायदे वाला है। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। ये बात सुनकर आपको लगेगा कि शायद सरकार के खजाने से जनता के लिए दिल खोलकर इस बार पैसा बजट में दिया गया। जैसे जल जीवन मिशन में दावा पिछले साल 45,011 करोड़ रुपए खर्च करने के बदले इस साल 60,000 करोड़ रुपए का बजट फिलहाल दिया गया। रक्षा के क्षेत्र में पिछले साल 3,68,418 करोड़ रुपए की जगह इस बार 3,85,370 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च के साथ पैसा दिया गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में 7,400 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इस बार 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में पिछले साल के 5,000 करोड़ रुपए की जगह इस बार 6,400 करोड़ रुपए का बजट अनुमान दिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए पिछली बार 14,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इस बार 19,000 करोड़ का अनुमानित बजट दिया गया। लेकिन अलग अलग योजनाओं में दिल खोल बजट बढ़ाने के बाद आम आदमी को क्या मिला, जिसे 2014 के बाद से बजट में टैक्स में राहत सरकार ने दिल खोलकर नहीं दी। उम्मीद भी तब धूमिल हो गई जब टैक्स के बारे में बात करने से पहले वित्त मंत्री ने टैक्स भरने वाली जनता का थैंक यू कर दिया। I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government in helping their fellow citizens in this hour of need. फिर टैक्स में छूट के लिए ये दिल मांगे मोर कहती आम जनता को वित्त मंत्री ने महाभारत का जिक्र करके राज धर्म याद दिला दिया। The king must make arrangements for Yogakshema, which is the welfare of the populace, by way of abandoning any laxity and by governing the state in line with dharma, along with collecting taxes which are in consonance with dharma. फिर महंगाई और घटी आय के बीच खड़े आम आदमी के साथ मानो कहा गया कि कैमरा उधर है, आपके साथ टैक्स छूट पर प्रैंक किया गया। भी अनाउंसमेंट हुए हैं, उसमें कुछ भी घर का बजट बेटर करने में तो कोई अनाउंसमेंट नहीं था जी। ओवरऑल बजट में भी 6 या 7 रेट कर सकते हैं। सेविंग के एरिया में हमने सोचा था कि 80C में थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे सो दैट हम अपना फ्यूचर के लिए कुछ सेव कर पाएं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आम आदमी निराश हुआ। इसे जानने के लिए पहले देख लीजिए बजट में टैक्स राहत पर ऐलान क्या हुआ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कुछ राहत दी, यानी ऊंट के मुंह में जीरा। प्रॉपर्टी और दूसरे एसेट से हुए लाभ पर जो टैक्स 15 से 35% लगता था, वो सरचार्ज अब 35% रहेगा। दूसरा, राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों की तरह से नेशनल पेंशन स्कीम में सरकार के 14% योगदान पर टैक्स डिडक्शन मिलेगा। पहले ये 10% तक ही मिलता था। तीसरा ये हुआ कि जो लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए, वो अब जुर्माने के साथ 2 साल का ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन 2014 के बाद से टैक्स छूट या टैक्स स्लैब में बदलाव का इंतजार करती जनता को कह दिया गया, रुको, सब्र करो, साथ में दलील ये मिली, टैक्स घटाया नहीं तो बढ़ाया भी तो नहीं, इसलिए खुश रहिए। वित्त मंत्री इसीलिए सवाल सुनकर जनता के दिल मांगे मोर वाले सपने पर मुस्कुराती हैं। इनकम टैक्स को लेकर के उम्मीद की जा रही थी काफी समय से, तो इस बार इनकम टैक्स को बढ़ाने का टैक्स फिर कहती हैं टैक्स न बढ़ने को ही राहत समझ लीजिए। बढ़ाने का उम्मीद है तो मैं बढ़ा नहीं दिया, मैंने टैक्स इंक्रीज नहीं किया। वो बात मैं दोहराना चाहती हूँ, लास्ट ईयर भी इस साल भी
एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वो ही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। इसीलिए हमने टैक्स के द्वारा कोई पैसा कमा करके पैंडेमिक के समय जो डिमांड्स एंड चैलेंजेस है हमारे ऊपर, उसको कोई उससे राहत ढूंढने का अटेम्प्ट भी नहीं किया। टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ, टैक्स नहीं बढ़ाया, लेकिन टैक्स से ही तो जनता के सरकारी खजाने में पैसा आया है। 1 रुपया अगर सरकार पाती है तो जहां पिछले साल 14 पैसा इसमें इनकम टैक्स से आ रहा था, इस बार 15 पैसा आएगा। जनता के चुकाए जीएसटी से जहां 1 रुपए में सरकार 15 पैसा पिछली बार पा रही थी, इस बार 16 पैसा जनता देगी। पिछली बार जहां सरकार के खजाने में 1 रुपए में 53 पैसे टैक्स से ही जनता के आ रहे थे, इस बार 58 पैसा टैक्स के रूप में वही आम आदमी चुकाएगा। टैक्स भरता है आम आदमी, वो आम आदमी जिसकी कोरोना काल में या तो सैलरी बढ़ी नहीं, या वेतन में कटौती हुई, या फिर नौकरी ही चली गई। दोबारा कहीं नौकरी मिली तो बेहद कम सैलरी पर काम करना पड़ रहा है। और तब क्या टैक्स ना बढ़ाना ही आम आदमी के लिए वित्त मंत्री ने राहत मान ली? आपने कहा कि देखिए पिछले 2 साल से टैक्स नहीं बढ़ाया गया, तो क्या इसी को राहत माना जाए कि टैक्स नहीं बढ़ा है? नहीं, मैं सिनिकली जवाब नहीं दूंगी उसको। सिनिकली अगर देना है तो मैं बोलूंगी हाँ टैक्स बढ़ा नहीं है इसीलिए राहत है। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। बहुत सारे जो मिडिल क्लास का हुआ वो भी मिडिल क्लास के खाते पे डालिए ना। मिडिल क्लास अक्रॉस द बोर्ड, मैं बजट में जो उपयोग की लाइन वो आपको पढ़ना चाहती हूँ। इट्स नॉट वन पर्टिकुलर सेगमेंट। किसान में मिडिल क्लास नहीं है, एमएसएमई में मिडिल क्लास नहीं है, अफोर्डेबल होम्स में मिडिल क्लास नहीं है, उन सब को राहत दिलाया नहीं है। इतना सब कुछ मिडिल क्लास को दे दिया तो सरकार टैक्स छूट भी दे देती, वरना साल भर में 25 रुपए महंगा हो चुका प्रति लीटर पेट्रोल डीजल बिना उफ किए भरा रहा आम आदमी भी मिडिल क्लास का ही है। साल भर में 250 रुपए महंगा हो चुका सिलेंडर शांति से भरा रहा आदमी भी मिडिल क्लास का ही है। पेट्रोल डीजल की महंगाई के कारण अपने घर में स्वास्थ्य और दूसरी सर्विस में खर्च में कटौती करके महंगाई को एडजस्ट करने वाला भी मिडिल क्लास ही है। भले सरकार कहे कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाते देश में अमृत काल यानी 25 साल में आजादी के 100 वर्ष पूरा करते देश का ये बजट है, लेकिन हकीकत तो ये भी है कि आईज 360 सर्वे 2021 के मुताबिक सबसे गरीब 20% भारतीय परिवारों की सालाना आय पिछले 5 साल के दौरान 53% गिर गई। लोअर मिडिल क्लास लोगों की घरेलू आय 5 साल के मुकाबले 32% कम हो गई। मिडिल क्लास के लोगों की इनकम 8% घट गई। ये एक क्रूर मजाक इस देश के लोगों के साथ है। गरीब की मदद के लिए एक शब्द बजट में नहीं है, रोजगार सृजन के लिए बजट में एक शब्द नहीं है, महंगाई पर नियंत्रण के लिए बजट में एक शब्द नहीं है, गरीब तक पैसा पहुंचाने के लिए बजट में एक शब्द नहीं है, बजट में किसी वर्ग को टैक्स रिलीफ देने के लिए एक शब्द नहीं है। लोक कल्याण को जैसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया हो। ये जो अमीर जिसको फायदा मिल रहा है इस सरकार की नीतियों की वजह से, जो मुनाफे बढ़ाते जा रहे हैं, इस पैंडेमिक में भी और अमीर हुए हैं, उनके ऊपर टैक्स डालकर उस पैसे को इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो लोगों को राहत देने के लिए? कहने को तो सरकार की मोर अपेक्षा यानी जनता टैक्स भरे, इस पर आम आदमी खरा भी उतरा है। क्योंकि सिर्फ इनकम टैक्स की बात करें तो 2021-22 के बजट में आयकर से राजस्व हासिल करने में अनुमान सरकार का 5,61,000 करोड़ रुपए था, जो संशोधित होकर 6,15,000 करोड़ रुपए हुआ। इस बार सरकार ने जनता से इनकम टैक्स के रूप में 7 लाख करोड़ रुपए हासिल करने का बजट अनुमान लगाया। इसके बदले जनता की ज्यादा अपेक्षाओं का सपना क्या तोड़ दिया गया? तभी तो पेट्रोलियम पर सब्सिडी 14,073 करोड़ के मुकाबले इस बार घटाकर 5,813 करोड़ रुपए कर दी गई। खाद्य सब्सिडी भी 2,42,836 करोड़ रुपए से घटाकर
2,06,831 करोड़ रुपए कर दी गई। इस तरह मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं के सरकारी दावे वाले बजट में जनता मोर टैक्स रिलीफ, मोर टैक्स बेनिफिट, मोर सब्सिडी, मोर महंगाई से मुक्ति की संभावनाएं तलाशती रह गई। आज तक ब्यूरो। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि उम्मीद एक ऐसा पंछी है जो प्रकाश को महसूस करता है और अंधेरे में भी चहचहाता है। ये सुनकर सदन में सदस्यों ने खूब मेज थपथपाई। अगर इस वक्त देश के युवाओं को उम्मीदों का वही पक्षी कहें तो गलत नहीं होगा, जो बेरोजगारी के अंधेरे में भी अपने हक की आवाज उठाते हैं और सरकारों से रोजगार के प्रकाश की आशा रखते हैं, जिन्हें 60 लाख रोजगार का भरोसा दिया गया, लेकिन करोड़ों बेरोजगारी के दौर में नौजवानों का दिल मांगे मोर। जब देश का बजट मंगलवार को दिल्ली में पेश हो रहा था, राजस्थान में शिक्षक भर्ती से जुड़ी परीक्षा में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पुलिस से लाठी खा रहे थे। बेरोजगारों की ये हालत देश भर में है। हाल ये है, 4 महीने के भीतर बेरोजगारों की संख्या भारत में 3 करोड़ के पार है। यह आंकड़ा 2020 में देश भर में लगे लॉकडाउन के दौर से भी ज्यादा है। तब 2 करोड़ 93 लाख युवा बेरोजगार थे। अब वित्त मंत्री के बजट से बेरोजगारों को क्या भरोसा मिला, पहले ये सुनिए। The productivity linked incentive in 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response with potential to create 60 lakh new jobs. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और टेलीकॉम सेक्टर में 5G की शुरुआत के साथ दावा है आने वाले समय में 60 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन कैसे? 7.5 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कर छुटा रहे हैं हम एसेट क्रिएशन के लिए, रोड्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, सी पोर्ट्स के लिए, इनलैंड वाटरवेज के लिए। ये सब काम करने के लिए जो रोजगार पैदा होता है, आवश्यक है, उससे जॉब्स इंक्रीज ही होगा। उसके अलावा हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स 14 सेक्टर्स में दे रहे हैं। मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए हर एक नया यूनिट जो वो उत्पादन करेंगे उसके लिए इंसेंटिव देने के कारण और उसके पीछे एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि ये मैन्युफैक्चर बढ़ाने के समय जॉब्स भी बढ़ाते हैं। बजट के जरिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए दावा है। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत एमएसएमई को 50,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 19,000 करोड़ रुपए जाएंगे। पीएम आवास योजना में 48,000 करोड़ रुपए देकर, नॉर्थ ईस्ट रीजन में पीएम डिवाइन योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपए देकर रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। पैंडेमिक के वजह से पूरे दुनिया में बहुत उथल पुथल हुआ, जॉब्स में नुकसान हुआ बहुत देशों में, हमारे यहां भी। मगर हमने आत्मनिर्भर भारत के दौरान बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट किया जिसमें बहुत लोगों के जॉब्स इंटैक्ट रही। हाँ, जिनको नुकसान हुआ उनको अभी हम धीरे धीरे बहुत स्कीम्स के द्वारा हेल्प करके आ रहे हैं। ये नहीं नकार, आई एम नॉट डिनाइंग दैट देयर हैज बीन इम्पैक्ट ऑन जॉब्स, मगर एकदम कुछ नहीं किया वो सही भी नहीं है। बजट में दावा यह है कि ये सब रोजगार देने के लिए हुआ, लेकिन सवाल है कि रोजगार कितने समय में मिलेगा, क्योंकि इनमें ज्यादातर योजनाएं और उनका पैसा 5 साल के लिए है, जबकि बेरोजगारों की समस्या तो अभी की है। मणिपुर से, गोवा से, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वो
मौजूदा सरकारों से सवाल पूछेंगे कि उनकी आय, उनकी जिंदगियां, उनके रोजगार, उनका कल्याण इस सरकार ने क्रूरता से क्यों छीन लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ का बजट देकर पैदा होने वाला रोजगार युवाओं तक पहुंचने में वक्त लगेगा। क्यों नहीं सरकार केंद्र में ही खाली पड़े 8 लाख पदों पर भर्ती तुरंत करके राहत सीधे पहुंचाती है। याद रहे, बेरोजगारी के विषम काल में देश के 1.25 करोड़ युवा ऐसे भी हैं जो दावा है हताश होकर अब घर बैठ गए हैं, ये मानकर कि नौकरी और रोजगार मिलने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो। किसानों की मांग के अनुसार एमएसपी तय करने से लेकर एक कमेटी बनाने की बात कही गई थी। 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात भी हुई थी। विदेश से कालाधन कितना वापस आया, ये सारे सवाल जनता के हैं, लेकिन इनके जवाब गोलमोल मिलते हैं। किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। कृषि बिल लाने और फिर वापस लेने के बाद पेश हुए देश के बजट में किसानों के लिए ऐलान तो बड़े हुए, सवाल भी खूब उठे। जैसे एमएसपी को अब सीधे किसानों के खाते में भेजने का ऐलान किया। गंगा किनारे रसायन युक्त ऑर्गेनिक खेती की योजना है। 44,000 करोड़ के खर्च से केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना से 9 लाख किसानों को फायदे की बात है। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड और कीटनाशक छिड़काव के लिए किसान ड्रोन की बात की गई। कृषि स्टार्टअप को नाबार्ड से फंड मिलेगा। लेकिन देश के करोड़ों किसानों की जो आय 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था, जब बजट के बाद अपने अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती वित्त मंत्री से वो बात याद कराते हुए पूछा गया कि कब तक आय किसानों की अब दुगनी होगी, वित्त मंत्रालय के अधिकारी की तरफ से जवाब आया। So if you look at the amount of minimum support prices that have been handed out to farmers in terms of the food grains procured from them, as well as the quantity of food grains procured from farmers, it does suggest very strongly that we are well on the way to helping farmers substantially improve their income. इसके बाद वित्त मंत्री ने भी जवाब दिया, लेकिन आय कब तक दोगुनी होगी, जबकि तय लक्ष्य का साल आ गया। इस पर खुलकर साफ जवाब नहीं आया, सिवाय इस बात के कि कार्य प्रगति पर है। ठीक उसी तरह जैसे विदेश से काला धन लाने का मुद्दा 2014 के चुनाव से भारत की जनता के सामने खूब उछाला गया। बजट के बाद जब सवाल हुआ कि विदेश से कितना काला धन आया, कोई आंकड़ा है क्या, तो जवाब यहाँ भी मिला, कार्य प्रगति पर है। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विदेश से, स्विट्जरलैंड से 2018 के बाद में से शेयरिंग हो रही है। विदेश में जो अकाउंट्स है उनमें कितना पैसा पड़ा हुआ है उनको वापस ले आने के लिए। वो शेयरिंग के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन आते हैं उसके ऊपर वी आर वर्किंग एवरी अकाउंट बाय अकाउंट। इस तरह किसानों की आय दोगुनी कब होगी और विदेश से कालाधन कितना आया का जवाब गोलमोल हो गया। साफ साफ इतना रहा कि टैक्स छूट न मिलने पर निराश आम आदमी टैक्स नहीं बढ़ा, इसी राहत को अमृत मानकर राष्ट्र निर्माण में जुटा रहे। आज तक ब्यूरो। आज से पहले बजट में राजकोषीय घाटे की बात होती थी। सरकार ने कितनी ट्रेनें चलाई, इनकम टैक्स में कितनी छूट मिली, सबकी नजरें इस बात पर टिकी रहती थी। लेकिन इस बार देश के 10 करोड़ से ज्यादा लोग वित्त मंत्री के मुंह से क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार की सोच सुनना चाहते थे। क्रिप्टो करेंसी पर महीनों से चली आ रही भ्रम और अनिश्चितता को वित्त मंत्री ने आज साफ करते हुए डिजिटल एसेट से होने वाली कमाई पर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। दस्तक के इस हिस्से में आज हम आपको क्रिप्टो को समझाने की कोशिश करेंगे, ये जानने की सरकार के आज के निर्णय का क्रिप्टो के निवेशकों के लिए मतलब क्या है। क्या 10,000 रुपए 8 लाख करोड़ रुपए बन सकते हैं? आप कहेंगे ये कैसा सवाल है, क्योंकि 10,000 रुपए का निवेश 800 करोड़ फीसदी रिटर्न होने पर 8 लाख करोड़ रुपए बनेगा। इतना मुनाफा कमाना भले ही फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और शेयर से संभव ना हो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से संभव है।
जुलाई 2010 में एक बिटकॉइन की कीमत सिर्फ 6 पैसे थी। अगर आपने उस वक्त बिटकॉइन में 10,000 रुपए लगाए होते तो पिछले साल नवंबर में जब बिटकॉइन अपने उच्चतम स्तर पर था तब आपका निवेश बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपए का हो गया होता। यानी करीब 10 सालों में आपके 6 पैसे 8 लाख करोड़ रुपए बन गए होते। यानी मुनाफा ऐसा कि छप्पर फाड़ के जैसे मुहावरे भी कम पड़ जाते। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े यही वो आंकड़े हैं जो देश के करोड़ों नौजवानों को इसकी तरफ खींच रहे हैं। भारत में करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग रातों रात अमीर बनने के लिए बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में अपनी जमा पूंजी झोंक चुके हैं। इसीलिए इस बार के बजट में सिर्फ महंगाई, रोजगार और इनकम टैक्स को लेकर ही लोगों में उत्सुकता नहीं थी। क्रिप्टो की वजह से करोड़ों नौजवान सुबह से ही टीवी खोलकर ये सुनने को बेकरार थे कि सरकार क्रिप्टो को लेकर आखिर सोचती क्या है। क्योंकि जिस तरह से पीएम लगातार क्रिप्टो करेंसी को लेकर दुनिया को चेतावनी दे रहे थे, प्रधानमंत्री के एक एक शब्द भारत में इसके 10 करोड़ से ज्यादा निवेशकों को सोने नहीं दे रहे थे। क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन, फॉर एग्जाम्पल, it is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands which can spoil our youth. सरकार से आने वाले ऐसे सख्त संदेशों के बीच क्रिप्टो के निवेशकों को बजट का बेसब्री से इंतजार था, जिसमें वित्त मंत्री ने क्रिप्टो के करोड़ों निवेशकों की मन की बात करते हुए इससे जुड़ा सबसे बड़ा ऐलान किया। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. तो मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि वो डिजिटल एसेट से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स वसूलेगी। इसके साथ ही इस तरह की एसेट्स के ट्रांजैक्शन पर 1% TDS भी कटेगा। अगर किसी को इस तरह की डिजिटल एसेट्स तोहफे में दी जाती है तो उस पर भी 1% TDS कटेगा। यानी सरकार चाहती है कि सभी निवेशक अपने मुनाफे का एक हिस्सा उसे टैक्स के रूप में दें। लेकिन यहाँ सवाल ये उठा कि जिस क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार अभी तक कानून बनाने में लगी हुई है, उस पर टैक्स लगाकर आखिर वो क्या संकेत दे रही है? क्या वो ये कह रही है कि वो क्रिप्टो करेंसी पर बैन नहीं लगाएगी? और क्या सरकार ने टैक्स लगाकर क्रिप्टो करेंसी के निवेश को एक विकल्प के तौर पर स्वीकार कर लिया है? इस सवाल का जवाब वित्त मंत्री सीधे सीधे देने से बचती रही। डिजिटल एसेट क्या है? क्या इसमें क्रिप्टो, जिसको करेंसी भी कहा जाता है, क्रिप्टो करेंसी, तो जिसके लिए घोषणा की गई है आज बजट में? घोषणा की गई है कि सेंट्रल बैंक एक डिजिटल करेंसी इशू करेगी, बस। उसके अलावा हम चर्चा में क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो एसेट क्या है, अभी नहीं होगा। वो जीरो ड्राफ्ट जो है, जिसके ऊपर स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन चल रही है, आप भी उसमें शामिल हो जाइए। क्रिप्टो पर रिसर्च करने वाली एक एजेंसी के मुताबिक पिछले साल अप्रैल से अब तक क्रिप्टो करेंसी में भारतीयों का निवेश 6,922 करोड़ से बढ़कर 75,000 करोड़ तक पहुंच गया है। एजेंसी का दावा है कि 10 करोड़ से ज्यादा भारतीय क्रिप्टो के निवेशक हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। चैनालिसिस की एक रिपोर्ट भी कहती है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी का बाजार बीते एक साल में 641% तक बढ़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि $10 मिलियन से अधिक मूल्य के बड़े संस्थागत लेन देन में से 42% ट्रांजैक्शन भारत में हुए हैं। सरकार जितना ज्यादा इसके ऊपर बात करेगी, आई थिंक उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि कि जब भी सरकार या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी किसी भी नई करेंसी या किसी भी नई चीज के ऊपर बात करती है, तो उससे जो जागरूकता है वो ज्यादा फैलती है। आपके और हमारे बात करने से शायद उतना फर्क नहीं पड़ता है एक आम जनता को, जितना कि अगर भारत का फाइनेंस मिनिस्टर अगर कोई स्टेटमेंट किसी चीज के ऊपर देता है,
तो जनता उसको और यही वजह है कि पिछले 1 साल में जब से इंडियन मीडिया ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात करना चालू किया है, इंडियन पॉलिटिशियंस ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात करना चालू किया है, क्रिप्टो के अंदर जो भारत से जो इन्वेस्टमेंट है जो हमने ऑब्जर्व किया है वो कई गुना बढ़ा है। क्रिप्टो करेंसी में भारतीयों की बढ़ती इसी दिलचस्पी की वजह से सरकार पर दबाव है कि वो इसे लेकर अपनी स्थिति जल्द से जल्द साफ करे, क्योंकि ये 10 करोड़ लोगों की जिंदगी से सीधा जुड़ा मामला है। आज तक ब्यूरो। लोगों को क्रिप्टो से होने वाले फायदे के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन क्रिप्टो क्या है इसे समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डिजिटल मनी तो हमारे और आपके वॉलेट में रखा पैसा भी है, तो वो क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग है। इसे आपको बहुत आसान शब्दों में समझाने के लिए हमने ये रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर आप क्रिप्टो करेंसी कैसे अलग है उसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। साल 2016 नोटबंदी का ऐलान हुआ और 500 और 1000 रुपए के नोट की कीमत खत्म हो गई। लोग अपने ही पैसे के लिए एटीएम और बैंकों की लाइनों में खड़े होने को मजबूर हो गए। नोटबंदी के बाद देश की एक बड़ी आबादी डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ चली गई, ताकि आगे से अगर सरकार दोबारा रुपए की वैल्यू को खत्म कर दे तो वो आसानी से अपने बैंक अकाउंट और वॉलेट से पैसे खर्च कर सके। नोटबंदी में लोग अपने ही पैसे के लिए इसलिए परेशान हुए क्योंकि उनके पैसों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। सरकार ने एक झटके में लोगों की पूंजी को रद्दी बना दिया। तो सवाल उठा कि जब पैसा हमारा है तो इस पर बैंक और अथॉरिटी का कंट्रोल क्यों हो? क्यों हमारे रुपए की कीमत सरकार की पॉलिसी से बढ़ने घटने वाली महंगाई से तय हो? क्या ऐसी करेंसी नहीं बन सकती जिस पर महंगाई का असर ना हो और मेरे पास कितना पैसा है ये बैंक में बैठे लोगों को पता भी न चले? इन्हीं सवालों ने क्रिप्टो करेंसी को जन्म दिया। क्रिप्टो यानी सीक्रेट और करेंसी यानी मुद्रा। एक सीक्रेट मुद्रा, एक सीक्रेट करेंसी जो भले ही यूपीआई वॉलेट्स की तरह हो, लेकिन उससे काफी भिन्न है। यूपीआई से लेन देन के लिए आईडी जरूरी होती है जिसे आप लेन देन कर सकते हैं। बिटकॉइन में भी यही होता है। आपकी एक आईडी होती है जिसके जरिए आप बिटकॉइन जिसे देना चाहते हैं उसे भेज सकते हैं। लेकिन बड़ा फर्क सिर्फ इतना ही है कि यूपीआई और वॉलेट में होने वाले हर लेन देन पर बैंक की कड़ी नजर होती है, लेकिन बिटकॉइन का लेन देन किसी एक एजेंसी के पास न होकर दुनिया भर के कंप्यूटरों में दर्ज हो जाता है और कोई बैंक और सरकार उस पर नजर नहीं रख सकती। क्रिप्टो करेंसी को लेकर दुनिया भर की सरकारों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि इस पर नजर रखना मुश्किल है, इस वजह से इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ये तकनीक दुनिया में इतनी ज्यादा लोकप्रिय होती जा रही है कि एल सल्वाडोर जैसे देश बिटकॉइन को लीगल करेंसी के तौर पर मान्यता दे चुके हैं, यानी वहाँ पर आप बिटकॉइन के जरिए खरीदारी कर सकते हैं। IMF लगातार अमेरिकी देश एल सल्वाडोर को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए मना रहा है, लेकिन वहाँ की सरकार इसे मानने को राजी नहीं है, बल्कि ये देश बिटकॉइन की कीमतों में कमी का फायदा उठाकर अपने खजाने में इसे कई गुना ज्यादा बढ़ा रहा है। यानी क्रिप्टो को लेकर सिर्फ आम लोग जोश में नहीं है, एक देश की सरकार को इसमें अपना उज्जवल भविष्य दिख रहा है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने में जोखिम की मात्रा दूसरे विकल्पों से कहीं ज्यादा है। आज तक ब्यूरो। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगने से इसमें निवेश करने वाले परेशान हैं। लोग इस पर जमकर मीम शेयर करने लगे। ट्विटर पर 30% टॉप ट्रेंडिंग सर्च में आ गया है। कई लोग ट्वीट कर रहे हैं घर बसने से पहले ही वो बर्बाद हो गया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्रिप्टो में निवेश से जुड़े हर अहम सवाल पर एक्सपर्ट की राय आपको सुनाते हैं। Loosely, all of us refer it to be cryptocurrency. They are not currencies. So let's first understand we are not taxing currency that is yet to be issued, and that provision is now made, and the currency in the name of digital rupee will be issued. तो क्या सरकार ने टैक्स लगाकर क्रिप्टो में निवेश को अपनी हरी झंडी दे दी है? सरकार के इस कदम के बाद भारत में क्रिप्टो का निवेश पहले से कहीं ज्यादा क्या सुरक्षित हो गया है? इस सवाल के साथ हम क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्स के COO सिद्धांत मेनन के पास गए, जिन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, whether crypto is legal or illegal, right? So it just with taxing crypto just makes it legal, right? That's very important because
because of the job market. A lot of people are just waiting to come onto the Web3 industry, but not sure whether it's legal or illegal, right? And we have done a lot of interviews where people were not very sure whether they want to be part of this or not, thinking what the government stands are. India being the talent hub for tech, that means a lot more job opportunity for India. I'm really looking forward for this. क्रिप्टो करेंसी में निवेश को बहुत जोखिम भरा माना जाता है, जहां पर कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद इसीलिए सरकार की कोशिश छोटे निवेशकों को इससे दूर रखने की हो, जो सही भी है। लेकिन यहाँ दूसरा सवाल ये उठता है कि जब क्रिप्टो को लेकर नियम अब तक साफ नहीं है, तब पहले से टैक्स लगाने से सरकार आखिर क्या हासिल करना चाहती है। 2017 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, उनकी आज की वैल्यू 60 लाख रुपए हो गई है, मार्केट वैल्यू। तो वो डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसे आ रहे हैं, तो नॉर्मल जो इनकम आ रही है, नॉर्मल जो स्लैब है उसमें टैक्स भर रहे थे। कई लोग उसको नहीं भी दिखा रहे थे क्योंकि कोई रेगुलेटर नहीं था, कोई टैक्स रेट नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस बार पहली बार सरकार ने उसको टैक्सेशन रेट उस पर फिक्स किया है, जो कि बजट के पहले उन्होंने बोला था कि टैक्स स्लैब के हिसाब से चलेगा। वो भी लास्ट ईयर इस बात की चर्चा हो रही थी, उसके पहले तक तो कोई चर्चा भी नहीं थी कि क्रिप्टो करेंसी है भी क्या, ये सरकार के ऑफिशियल नॉलेज में कहीं पे भी नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि ये टैक्स वसूला कैसे जाएगा, ये आदेश कब से लागू होगा? क्या जिसने 2017 में क्रिप्टो में निवेश किया है, क्या उस पर भी ये लागू होगा? अभी तक उस पे खुलासा जो होना है सरकार की तरफ, क्योंकि ये जब प्रावधान लाया है तो वो भी स्टडी करेंगे कि जो आज से इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके लिए लागू होगा, क्योंकि ये तो वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए है ना, जिसका कि लागू होना 1 अप्रैल से है। तो आज से 31 मार्च के लिए क्या होगा, पहली बात। अभी तक जिसके ओपनिंग थे 31 दिसंबर को, 31 जनवरी को जिसके पास होल्डिंग थी, उसका क्या होगा, कैसे वैल्यूएशन करेंगे उसका मार्केट वैल्यू। जैसा मैंने आपको बताया कि आज सुबह 30,000 था डॉलर, शाम को 40,000 हो गया, सुबह में नेक्स्ट डे वापस 28,000 पे आ गया। हाउ विल यू वैल्यू इट? तो एक मैकेनिज्म। और उसने इन्वेस्टमेंट 2017 में जब किया था, उस समय में उसकी वैल्यू 8,000 थी। तो आपकी वैल्यूएशन मैकेनिज्म क्या होगी? और उतना जो गेन हुआ जिस दिन से उन्होंने फर्स्ट एंट्री किया और आज के तारीख में जिसके पास स्टॉक है या जो अब तक कमा के निकल चुके हैं, उसका क्या होगा? तो बहुत से सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है, जिसमें एक सवाल ये भी है कि क्या इसे शेयर बाजार पर निगरानी रखने वाली सेबी रेगुलेट करेगी, या फिर इसके लिए किसी नई संस्था का निर्माण किया जाएगा? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को भारत में निवेश करने वालों की एक बड़ी संख्या है, जिनको क्रिप्टो में भविष्य दिख रहा है। जिस तरह से बिहेव एक तो कि ये एक नई टेक्नोलॉजी है। तो नई टेक्नोलॉजी के हमेशा 2 तरह के फायदे होते हैं, या तो वो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे जाके मेन स्ट्रीम बन जाती है और एक जरूरत बन जाती है लोगों की। जब कोई चीज किसी लोगों की जरूरत बन जाती है तो उसके भाव अपने आप ऊपर उठते हैं। ये बहुत सा कॉमन से, फॉर एग्जांपल आज इंटरनेट और इंटरनेट से जुड़ी जो तमाम कंपनियां थी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, जो बहुत अर्ली डेज में इंटरनेट के ऊपर बनी। जब इंटरनेट मेन स्ट्रीम हुआ और ये कंपनियां, सोशल मीडिया कंपनियां या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा प्रिंट मीडिया वर्सेस डिजिटल मीडिया का टेक ऑफ चालू हो गया। धीरे धीरे जो प्रिंट मीडिया था, जो बहुत एक वक्त पे पावर हाउस था, राइट, अगर कोई लेख छप जाता था अखबारों में तो वो बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि हो जाती थी। और बहुत आज अगर एक लेख छपता है अगर किसी प्रिंट मीडिया में, तो उसका फर्क शायद भी ना हो, लेकिन अगर आपने किसी डिजिटल माध्यम से कुछ किया है तो वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी इंटरनेट थी, अर्ली डेज में हमने नहीं सोचा कि ऐसा होगा, लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदली और दुनिया के अंदर दुनिया के हालात बदले, तमाम तरह की चीजें बदल रही हैं, उससे डिजिटल अपने आप में प्रोग्रेस हो रहा है। अब एक नई तरह की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कह सकते हैं, ब्लॉकचेन आ रही है, जो कि बहुत हद तक इंटरनेट है, लेकिन ये कंट्रोल नहीं की जा सकती। भारत में नोटबंदी के बाद डिजिटल करेंसी का चलन तेजी से बढ़ा और अब महामारी ने इसे आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना दिया। ऐसे में सरकार द्वारा जारी डिजिटल करेंसी ही भविष्य है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा क्रिप्टो के लिए भी कहा जा सकता है? ये भविष्य है, क्रिप्टो भविष्य का एसेट है, तो क्या ये गोल्ड की जगह ले सकता है हिंदुस्तान जैसे कंट्रीज में? भविष्य ले सकता है ये नहीं, ये तो हमें भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन अगर हम ट्रेंड्स को अगर देखें तो
एक चीज बहुत क्लियर है, स्पेशली पिछले 2 सालों में दुनिया जिस तरह के स्वास्थ्य या महामारी से गुजरी है, एक चीज बहुत क्लियर है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का एडॉप्शन अब और ज्यादा तेज हो रहा है। सिर्फ इसलिए कि पहले ये एक जरूरत थी, बट क्योंकि अब जान बचाने का तरीका भी है। आज आप और हम मिलने से कतराएंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं कि हमें कौन सी बीमारी हो रही है, राइट? तो इसका एक मतलब है कि डिजिटल चीजें तो बनेंगी, और इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल भी है। इसका मतलब हम इंटरेक्शन भी करेंगे। तो अगर हम इंटरेक्शन करेंगे और सारी दुनिया अगर डिजिटल हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि जब इस डिजिटल दुनिया को एक ऐसे मनी सिस्टम की भी जरूरत पड़ेगी जो कि कॉपी ना हो सके, कोई कंट्रोल ना कर सके, और हम फ्री होके आपस में लेन देन कर सके। तो जिस तरह से दुनिया का विकास हो रहा है, ये तो बहुत क्लियर है कि क्रिप्टो करेंसी या एनएफटीज या मेटावर्स, जो अब एनएफटी का भी एक वर्जन आगे आ गया, जिसमें हम अपने आप को फिजिकल अवतार बना रहे हैं और लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनका एक्सेलेरेशन और ग्रोथ जो है वो बहुत पहले से बहुत तेजी से हो रहा है। तो ये डिजिटल करेंसी बिटकॉइन बनेगी या कोई और डिजिटल करेंसी आएगी, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो फ्यूचर ही बताएगा। बट क्रिप्टो इन जनरल फ्यूचर है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में उसके समर्थक चाहे जो कहें, लेकिन इसमें समझे बगैर निवेश करना अपनी बर्बादी को बुलावा देने के बराबर है। इसीलिए जानकारों का कहना है कि छोटे निवेशकों की इससे दूरी में ही भलाई है। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।